नमस्कार, मैं वीणा मिश्रा। कक्षा 12वीं की अभिव्यक्ति और माध्यम इस पुस्तक से अगला पाठ है नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। तो आज मैं इसके उदाहरणों के साथ यहाँ पर प्रस्तुत हूँ। ये जो पाठ है इससे कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते, जो हमारे लिए पूर्णतः नवीन हैं। उस पर रचनात्मक लेखन लिखने के लिए आता है 5 अंक का। तो हमारे मन में ये सवाल उठता है कि हम इसे कैसे लिखें, यह निबंध तो नहीं है। तो इसी से जुड़े हुए कुछ सवाल इस पाठ के अंतर्गत बनते हैं। तो पहले हम उन प्रश्नों का हल देखेंगे, उसके बाद आप अंत तक बने रहिए। हम कुछ ऐसे उदाहरणों पर का भी अध्ययन करेंगे जिसके हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हम किस तरह से रचनात्मक लेखन कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है कि अप्रत्याशित विषयों पर लेखन है क्या? उत्तर है परंपरागत विषयों को छोड़कर। परंपरागत विषय अर्थात जिन पर अभी तक हम निबंध लिखते आए हैं, उनको छोड़कर नए तरह के विषयों पर लिखना ही अप्रत्याशित विषय पर लेखन है। ऐसा विषय जो आपको तार्किक विचार प्रक्रिया में उतारना चाहता है, जो आपकी स्मृतियों को खंगालने के लिए आपको प्रेरित करता है, जो आपके अनुभवों को सैद्धांतिक नज़रिए से जांचने परखने के लिए आपको उकसाता है, वही अप्रत्याशित विषयों पर लेखन है। अर्थात आप याद करके अपनी किसी स्मृति के आधार पर किसी घटना को लिख सकते हैं। आप अपनी तार्किक विचारों के ज़रिए अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। आप अपना कोई अनुभव से जुड़ा हुआ सैद्धांतिक नज़रिया भी प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रश्न 2 है, अप्रत्याशित विषयों पर लेखन हमें चुनौती की तरह क्यों लगता है? मतलब आपको बड़ा चैलेंज लगता होगा कि कैसे लिखेंगे, समझ ही नहीं आता। तो इसके कुछ कारण हैं। क्यों? क्योंकि हमें आत्मनिर्भर होकर लिखित रूप में अभिव्यक्ति का अभ्यास नहीं होता है। हम अभी तक अपने बल पर लिखना शुरू नहीं कर पाए हैं, शायद इस कारण। हम रटंत विद्या पर निर्भर रहते हैं। यहाँ रटंत हो गया है गलती से। रटंत अर्थात हम रट कर ही लिख लेते हैं और अभी तक हम यही करते आए हैं। हम दूसरों के द्वारा तैयार की गई सामग्री को याद करके ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के अभ्यस्त होते हैं। शिक्षकों ने हमें एक रटा रटाया प्रश्न लिखा दिया और हमने उसे रट के उत्तर परीक्षा में लिख दिया, हम इसके अभ्यस्त होते हैं। मौलिक प्रयास एवं अभ्यास को बाधित करने वाली निर्भरता के कारण हमारे अंदर लिखित अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित नहीं हो पाती। अर्थात हम मौलिक प्रयास करते ही नहीं हैं कि हम अपने बल पर कुछ लिखें, और इसी के कारण हम आत्मनिर्भर नहीं बन पाते और हमारे अंदर जो लिखने की जो क्षमता है वो विकसित नहीं हो पाती है। इस कारण हमें ये सब चुनौती लगता है, अन्यथा यह चुनौती जैसा कुछ भी नहीं है। प्रश्न 3 है, अप्रत्याशित विषय पर लिखने की क्या तकनीक है? तो इसे कैसे सिखाया जाए? तो इसका उत्तर ये है कि अप्रत्याशित विषय पर लिखने का कोई भी फार्मूला आज तक दुनिया में नहीं बना है जिसके ज़रिए आपको सिखाया जा सके। हाँ, इसकी शुरुआत आकर्षक होने के साथ साथ निर्वाह योग्य होना चाहिए। अर्थात यदि आपने शुरुआत जिस तरह से भी की है, ऐसा ना हो आप 2-3 लाइन लिखकर आप सोचें अरे ये तो मैंने गलत शुरुआत कर दी। उसे आप पूरे पैराग्राफ में निर्वाह उसका कर सकें, ऐसा होना चाहिए। ख, विवरण विवेचन के सुसंबद्ध होने के साथ साथ उसका सुसंगत होना भी आवश्यक है। आप जो भी डिस्क्राइब कर रहे हैं, विवरण दे रहे हैं, वो आपस में संबद्ध हो, सुसंबद्ध, अच्छी तरह से कनेक्टेड हो। ठीक है, संगत बैठे, ऐसा ना हो कि टॉपिक कुछ दिया है और आप कुछ और ही लिख रहे हैं। तीसरा है, सामान्यतः जहाँ मैं शैली का प्रयोग वर्जित होता है। हम निबंधों में मैं शैली का प्रयोग नहीं करते हैं, किंतु इस तरह के लेखन में मैं शैली का प्रयोग किया जा सकता है। चौथा है, इस तरह के लेख में व्यक्त विचारों में आत्मीयता और लेखक के व्यक्तित्व की छाप ज़रूरी है। लगना चाहिए कि आपने अपनी आत्मा का कोई अंश लिख दिया है जो आपको टच करता है, आपको हृदय से आप जिस चीज़ ने आपको छुआ है, आप वही चीज़ें उतार रहे हैं। आपका व्यक्तित्व जैसा है वैसी छाप आपके लेखन में नज़र आनी चाहिए। इसमें आप कोई भी शैली यूज़ कर सकते हैं, जैसे इसको स्मृति आधारित, दार्शनिक मिजाज, अवलोकन आधारित या विश्लेषणात्मक ढंग से भी लिखा जा सकता है।
तो उम्मीद है इससे आपको कुछ सहायता मिल जाए कि आप कैसे लिखें। प्रश्न 4, अप्रत्याशित विषय पर लेखन हमें किस मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है? तो ये हमारे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार से जुड़ा है, अर्थात हम स्वतंत्र हैं अपने मन की बातों को अभिव्यक्त करने के लिए। अब आइए हम इससे जुड़े हुए कुछ उदाहरण दे देते हैं जो मैंने ही स्वयं लिखे हैं कि इन विषयों पर जो शायद अप्रत्याशित ही हैं, तो इन पर हम किस तरह से लिखें। तो मैंने यहाँ पहला जो उदाहरण दिया है, विज्ञापनों का जीवन में प्रवेश। आपने निबंध शायद विज्ञापन पे लिखे हों, पर जीवन में वो किस तरह से हमारे समा गया है। तो ये एक हल्का फुल्का सा विषय है, तो इसे मैंने हल्के फुल्के अंदाज में ही लिखा है। तो आप इस तरह से अपने स्मृतियों को खंगालते हुए लिख सकते हैं। नहाते समय बाथरूम से अमन ने आवाज़ लगाई, माँ साबुन खत्म हो गई है, देना ज़रा। साबुन का रेपर खोलते खोलते वह गुनगुनाने लगा, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। हो गया ना विज्ञापन का असर। यही नहीं, सुबह कौन सा पेस्ट हमारे दांतों को चमकाएगा, कौन सी अगरबत्ती भगवान को जल्दी प्रसन्न करेगी, कौन सा तेल हमारा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाएगा, कौन सी लड़की बेटे के लिए उपयुक्त वधू होगी, कौन सी नौकरी मेरे लिए उपयुक्त होगी, कौन सा स्कूल बच्चों के लिए सही होगा, कौन सा सीरियल मुझे देखना है। यह सब चुनने में विज्ञापन ही हमारी सहायता करते हैं। हमारी दिनचर्या में हम जितनी वस्तु उपयोग में करते हैं उनका 90% उपयोग तो हम विज्ञापन से प्रभावित होकर ही करते हैं। विज्ञापन का उद्देश्य ही है अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर उसकी बिक्री को बढ़ाना, पर यह ग्राहक पर निर्भर है कि वह अपने नीर शीर विवेक का इस्तेमाल करते हुए अपनी आवश्यकता और सामर्थ्य को देखते हुए वस्तु खरीदे व बाजार को सार्थकता प्रदान करे। तो ये एक बहुत ही हल्का सा विषय हमने लिया था जिस पे हमने कुछ उदाहरण लिए, और जाहिर सी बात है कि यही सच बात है कि हम आजकल विज्ञापन देख के ही डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है। तो ये हम पर, हमारे विवेक पर निर्भर है कि हम उनके विज्ञापनों के जाल में फंसें या ना फंसें। तो आप अपनी शैली का इस्तेमाल करके इस तरह के विषयों पे लिख सकते हैं अपने अनुभव के आधार पर। दूसरा विषय है आस्था और स्वच्छता। स्वच्छता पर हमने बहुत लिखा है, कई निबंध आपने लास्ट ईयर देखे होंगे। तो ये मैंने इसको आस्था से जोड़कर एक टॉपिक चुना स्वयं ही, और इस पर मैंने लिखने का प्रयास किया है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा। मानव शरीर के गठन में ये पंच तत्व सम्मिलित हैं और उस शरीर के पालन पोषण में प्रकृति के सभी तत्वों का किसी न किसी रूप में योगदान है। अतः मनुष्य संपूर्ण रूप से प्रकृति और पर्यावरण का ऋणी है। वैदिक काल से मानव प्रकृति के प्रत्येक अंग में व्याप्त ईश्वरीय शक्ति को पूजता आ रहा है, फिर चाहे वह पीपल, तुलसी, आंवले के वृक्ष हों, या गंगा नर्मदा जैसी माता तुल्य नदियाँ हों, या गोवर्धन हिमालय जैसे पर्वत हों, या गाय बैल जैसे पशु हों। वासियों की यही श्रद्धा व आस्था उसे विश्व में अन्य देशों से भिन्न दर्शाती है। यह तो सिक्के का एक पहलू है जो वंदनीय है, किंतु इसका दूसरा पहलू भी है, आस्था का विकृत पहलू। अभी हमने जाना कि हम किस तरह प्रकृति में ईश्वर का स्वरूप मानते हैं। अब यह बताइए कि आप घर के पूजा स्थल को अपवित्र करना पसंद करेंगे? नहीं ना। तो इस प्रकृति रूपी देवता को अपवित्र करते समय हमारी आस्था कहाँ विलुप्त हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, वट सावित्री पर महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा की, जो करनी भी चाहिए, किंतु आस्था का भाव इतना प्रबल था कि वृक्ष के नीचे अगरबत्तियों के धूम्र का अंबार लग गया, और तो और सारी पूजन सामग्री समेटकर नदी में प्रवाहित कर दी गई। एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। कहने की ज़रूरत नहीं कि जल में प्रवाहित सामग्री से आप प्रकृति का पूजन कर रहे हैं या प्रदूषण। भारत एक आध्यात्मिक देश है, पर आध्यात्म और धर्म में दिखावे की परत चढ़ाना कितना ज़रूरी है। प्रत्येक तीर्थ स्थल के आसपास श्रद्धा और आस्था के दिखावे का बाजार फैला है। एक श्रद्धालु को लगता है कि मेरी पूजा की थाली दूसरे की थाली से छोटी कैसे? क्या बिना चढ़ावे की सामग्री के हमारी आस्था धूमिल हो जाएगी? चढ़ावे की राशि से किसी गरीब की भूख भी तो मिटाई जा सकती है। जिन नदियों, पहाड़ों, तीर्थ स्थानों की स्वच्छता हेतु सरकार करोड़ों के प्रोजेक्ट चला रही है, उनकी स्वच्छता हेतु हमारा केवल इतना दायित्व है
कि हम अपने स्तर पर इनकी स्वच्छता हेतु योगदान दें। अपने घर की गंदगी नदियों में प्रवाहित न होने दें। साबुन सोडे का इस्तेमाल न करते हुए पवित्र भाव से उसमें स्नान करें। पानी, पाउच, कचरा फैलाने की पहले 2 घड़ी सोचें। नहीं चाहती नदियाँ हमसे चुनरी, दीपक और हार। प्रदूषण से मुक्त रखो जल, यही बड़ा उपहार। प्रकृति को पूजना है तो सादगी को अपनाओ। दिखावे की सामग्री नहीं, सच्ची श्रद्धा की भेंट चढ़ाओ। क्षितिजल पावक गगन समीरा, जब रहेंगे स्वच्छ पंच तत्व से बना शरीरा, तभी लगेगा स्वस्थ। तो ये मैंने अपनी तरफ से 2 रचनात्मक लेखन लिखे हैं जो कुछ अप्रत्याशित नए और विषयों पर थे। तो इस तरह से ये एक विचारवान लेख था। तो इस तरह से आप पहला हमने देखा जो बहुत हल्के-फुल्के विषय पे आधारित था, और ये जो दूसरा देखा थोड़ा-सा गंभीर है और विचारवान है। इसमें भी मैंने एक अनुभवजन्य या स्मरण से जुड़ी घटना का वर्णन किया है, बट पूजा का। तो इस तरह से आप अपने अनुभव या स्मरण के आधार पर कोई उदाहरण से जोड़ते हुए अपने लेख को और भी ज़्यादा आत्मीयता प्रदान कर सकते हैं और अपने व्यक्तित्व की छाप उसमें डाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपके लिए रचनात्मक लेखन थोड़ा आसान हो जाएगा। धन्यवाद।